हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें कोफी अन्नान चेंज मेकर्स 2021 पहल के तहत दुनिया के 12 असाधारण युवा नेताओं में चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं जेनोरिन स्टीफन अंगकांग, रिया किरियारालू, क्यो जी त्यांग या कमल सक्सेना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों जेनोरिन स्टीफन अंगकांग। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह है मणिपुर की जेनोरिन स्टीफन अंगकांग, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ जिनेवा में 28 जून से शुरू होने वाले अंतर पीढ़ीगत संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोस्तों, प्रश्नों की ओर जाने से पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज जो हमारे संस्थान द्वारा 4 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है, जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के पहले हफ्ते तक चलाया जाएगा। और हर टेस्ट का आयोजन प्रत्येक रविवार को सायंकाल 5 बजे आयोजित किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज की कुछ विशेषताएं, सबसे पहली बात तो ये कि ये टेस्ट सीरीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलाए जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे टेस्ट सीरीज में 30 टेस्ट संलग्न है, जिसमें 20 टेस्ट टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट समाहित होंगे और उसी प्रारूप में होंगे जिस प्रारूप में सीजीपीएससी आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है। टेस्ट दिलाने के पश्चात या प्रत्येक टेस्ट के पश्चात आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के सहित टेस्ट का पीडीएफ प्रदान किया जाएगा, जिसे आप प्रिंट लेकर स्व अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि मैं टेस्ट के पश्चात व्याख्यात्मक उत्तरमाला की बात कर रहा हूं, सिर्फ उत्तरमाला की नहीं। इस कोर्स में आपको पिछले वर्षों के उत्तर सहित ई प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह परीक्षा सीजीपीएससी आयोग के परीक्षा पद्धति के आधार पर ही आयोजित किया जाएगा। इस चीज को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में इस प्रकार से परीक्षाओं का आयोजन विषयवार किया जाएगा। प्रारंभिक दौर में टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसके पश्चात एफएलटी, जो कि आपको पूर्णतः सीजीपीएससी एग्जाम का अनुभव कराएगा। ऐसा भी शेड्यूलिंग किया गया है कि प्रत्येक टेस्ट के बाद आपको अपना ऑल इंडिया लेवल रैंक देखने को मिलेगा। टेस्ट के बाद आपको प्रश्नों के सॉल्यूशन का पीडीएफ दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर प्रिंट लेकर अध्ययन भी कर सकते हैं। यह चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि पेपर 1 और पेपर 2 का डेमो टेस्ट देकर आप स्वयं का स्व आकलन करें और आयोग द्वारा परीक्षाएं कैसे आयोजित होती है इसका अनुभव भी ले। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी डाउनलोड करना है और खुद को रजिस्टर करना है। और इस टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप अपना संदेश हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 में कौन पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहा? और हमारे विकल्प हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे या पियरे ह्यूज। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नोवाक जोकोविच। जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये नोवाक जोकोविच हैं और इन्हीं के द्वारा फ्रेंच ओपन 2021 का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया गया है। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, क्योंकि नाम के साथ साथ आपको यह भी पूछा जाता है कि यह खिलाड़ी कौन से देश से आते हैं, तो इसीलिए नोवाक जोकोविच से आप सर्बिया को ध्यान में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार फ्रेंच ओपन या अन्य जो ग्रैंड स्लैम है उसमें कुछ अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे महिला एकल, पुरुष एकल, फिर महिला युगल, पुरुष युगल। उसके बाद में मिक्स श्रेणी भी बनाई जाती है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष प्रतिभागी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, महिला एकल विजेता के बारे में अगर बात करें तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चेक रिपब्लिक की बारबरा क्राजिकोवा। और स्क्रीन पर आप जो ये महिला देख रहे हैं चित्र में, यही है चेक रिपब्लिक की बारबरा क्राजिकोवा। अगर हम महिला युगल वर्ग विजेताओं की बात करें तो इसमें भी चेक रिपब्लिक की बारबरा क्राजिकोवा और इन्हीं की हम वतन चेक रिपब्लिक की ही कटरीना सिनकोवा, इन दोनों के टीम ने महिला युगल वर्ग का खिताब जीता है। ठीक उसी प्रकार पुरुष युगल वर्ग विजेता की बात करें तो फ्रांस के निकोलस माहुते और इन्हीं के हम वतन अर्थात फ्रांस के ही पियरे ह्यूज हर्बर्ट, इन दोनों की टीम ने पुरुष युगल वर्ग का खिताब फ्रेंच ओपन 2021 में जीता है। तो इन सभी नामों को आप आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अवश्य ही ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं
इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। जितने भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियो बनाता हूं उन सभी का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, और पीडीएफ प्राप्त न कर पाने की स्थिति में आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में G7 देशों का सम्मेलन कहां हुआ? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ब्रिटेन। इस सम्मेलन में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसे B3W योजना का नाम दिया गया, इस योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए गरीब और विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, गरीब और विकासशील देशों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। तो साथ ही यह भी जरूरी है कि G7 ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल है, इनके नाम को हम जान लें। तो यहां पर देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये 7 देश मिलकर क्या बनाते हैं? G7 ग्रुप, जिनका बैठक अभी कहां आयोजित किया गया? ब्रिटेन में। और यहां पे कौन सी योजना को मंजूरी दी गई? तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसे B3W का नाम दिया गया है। क्लियर है? हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे पुलित्जर अवार्ड दिया गया? और हमारे विकल्प हैं ग्रेयो रिटान, रिटेल दायन, भूमि राजरसी या मेघा राजगोपालन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों मेघा राजगोपालन। भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को चीन के शिनजियांग प्रांत में बने केंद्र में लाखों उइगर मुस्लिमों के कैद की सच्चाई को उजागर करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, और मेघा राजगोपालन को यह पुरस्कार इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसका प्रारंभ 1917 में किया गया था। ध्यान रहे कि पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि इस वर्ष 18 वर्षीय डायनेला क्रेजियर को विशेष पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नगंगोम डिंको सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं राजनीति, शिक्षा, साहित्य या खेल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों खेल के क्षेत्र से। नगंगोम डिंको सिंह एक बॉक्सर थे, जिन्होंने 1998 के एशियाई खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, और इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं अनूप चंद्र पांडे, नंदा कुमार, राकेश अस्थाना या रमेश गौड़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अनूप चंद्र पांडे। भारतीय निर्वाचन आयोग के संरचना की अगर हम बात करें तो यहां पर 1+2 की संरचना होती है। जिन अभ्यर्थियों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है उन्हें अवश्य ही समझ में आ रहा होगा कि मैं 1+2 कह रहा हूं, उसका अर्थ क्या है। अर्थात यहाँ पे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और उनकी सहायता के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, और इसी प्रकार की भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना है, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, क्या क्या इनकी शक्तियां होती है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो कुछ इसी प्रकार की बातों को मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को अवश्य ही देखिएगा। ठीक है, अब अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान स्थिति की बात करें तो वहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी, और इसी तरह 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, जिसमें पहले हैं राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। हमारा 7वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल गोल करने में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री कौन से पायदान पर हैं? और हमारे विकल्प हैं 5वां, 6वां, 10वां या 8वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 10वें स्थान पर। सुनील छेत्री के 117 मैच में 74 गोल हैं और वे इस लिस्ट में 10वें स्थान पर काबिज हैं। इसी के साथ सुनील छेत्री देश के दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों हाल ही में अखबारों में ये न्यूज काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि सुनील छेत्री फुटबॉल के क्षेत्र में भारत में और विश्व में काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और अगर विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले सिर्फ 10 खिलाड़ियों की बात करें तो हाल ही में सुनील छेत्री 10वें स्थान पर काबिज हुए हैं। दोस्तों, और इसी प्रकार की खबरों से बने रहने के लिए और रोजाना 25 प्रश्नों का विषयवार क्विज निःशुल्क दिलाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य ही जुड़िए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, साल्वाडोर, कुवैत या सिजेरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों साल्वाडोर। दोस्तों सबसे पहले बात तो यह है कि बिटकॉइन आखिर है क्या। तो आपको बता दूं, बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, या इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी है, जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, आभासी मुद्रा, जिसे हम क्या है, सिर्फ फील कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मुद्रा अस्तित्व में नहीं होती है। और इस प्रकार का बिटकॉइन वर्ष 2009 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। और यह क्या है, एक प्रकार का ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित क्रिप्टो करेंसी है। और यह भी ध्यान में रखें कि इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, EIU, ठीक है, तो इसके द्वारा जारी रैंकिंग में किस शहर को रहने के लिए सबसे बेहतर शहर माना गया है? और हमारे विकल्प हैं पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड या जेनेवा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑकलैंड। तो आप सभी को यह भी पता होगा कि ऑकलैंड कहां है, तो ऑकलैंड शहर है न्यूजीलैंड में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के 2021 के रैंकिंग के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया के टॉप शहरों की अगर बात करें तो इसमें पहला है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, उसी प्रकार दूसरे स्थान पर है जापान का ओसाका और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों जब यह रैंकिंग जारी की गई थी तो इस रैंकिंग में कुल 140 देशों को सम्मिलित किया गया था। अगर EIU द्वारा रैंकिंग जारी की जा रही है तो उसके कुछ आधार भी होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आधार को भी लिखा हुआ है। तो इस लिस्ट में आधार किसको किसको माने गए हैं, तो शहरों की स्थिरता, स्वास्थ्य सुविधा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा, तो इसको आधार मानकर ये पूरे 140 देशों की रैंकिंग बनाई गई है। साथ ही यहाँ पे ये एनालाइज भी किया गया है कि ऐसे देश जिन्होंने वर्तमान में जारी कोरोना महामारी को नियंत्रित रखा है, उन देशों की स्थिति में सुधार देखा गया है। तो रहने के लिहाज से दुनिया के टॉप शहर में आप न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में चर्चा में रहा कई खूबियों वाला रोमियो एक प्रकार का क्या है? और हमारे विकल्प हैं हेलीकॉप्टर, मिसाइल, टैंक या सबमरीन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों हेलीकॉप्टर। दोस्तों रोमियो एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिका से खरीदकर हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। और स्क्रीन पर जो आप चित्र देख पा रहे हैं यही क्या है, रोमियो हेलीकॉप्टर है। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम क्या कहते हैं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पर कितनी वृद्धि की गई है? और हमारे विकल्प हैं 50 रुपए, 100 रुपए, 72 रुपए या 96 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 72 रुपए। दोस्तों धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपए की वृद्धि के पश्चात नया MSP जो कौन से वर्ष के लिए है, तो खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए, तो यह MSP कितना हो चुका है, 1940 रुपए प्रति क्विंटल। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, सामान्य किस्म के धान की अगर हम बात करें तो उसका MSP अब होगा 1940 रुपए, जिसमें 72 रुपए की वृद्धि हुई है। और धान ग्रेड A में भी 72 रुपए की वृद्धि हुई है और इसका MSP होगा खरीफ वर्ष 21-22 के लिए 1960 रुपए। और दोस्तों ऐसा आकलन किया गया है कि सामान्य ग्रेड के धान में आप जितना लागत लगाएंगे खेती में और ये जो MSP है उसमें आपको 50% का फायदा होगा। और दोस्तों जितने भी फसलों का MSP में खरीदी किया जाता है, इन सभी का लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसे आप या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पूरा वीडियो है इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर मैसेज करके भी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव लाते हुए इसके गणना के आधार वर्ष को 2011-12 से बढ़ाकर किस वर्ष को निर्धारित करने की सरकार की योजना है? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव लाते हुए इसके गणना के आधार वर्ष जो कि क्या था 2011-12, इसको बढ़ाकर सरकार कौन से वर्ष को नया निर्धारण वर्ष बनाना चाहती है, ऐसा प्रश्न है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2016-17, 2017-18, 2018-19 या 2019-20। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 2017-18।
दोस्तों तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप अर्थशास्त्र का अध्ययन किए होंगे, तो WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें अभी 692 उत्पाद शामिल हैं। और ये फैक्ट वन लीनियर क्वेश्चन के तौर पर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी वर्तमान में WPI में कितने उत्पाद शामिल हैं? 692। और जैसे ही आधार वर्ष चेंज होगा, ठीक है, तो इन उत्पादों की संख्या बढ़कर 1196 हो जाएगी। इसी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए आधार वर्ष अभी 2011-12 है, इसी को बढ़ाकर आधार वर्ष 2017-18 करने की सरकार की योजना है। अब जानते हैं हम कि WPI आखिर होता क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसीलिए थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। दोस्तों मुद्रास्फीति का अर्थ होता है इन्फ्लेशन, जहां से महंगाई का आकलन किया जाता है। और इसी के पश्चात में क्या करते हैं, हमेशा एक आधार वर्ष तय किया जाता है, जिसके सापेक्ष या जिसके रेफरेंस में वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है। दोस्तों आगे और तथ्यों की अगर बात करें तो WPI भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? इन्फ्लेशन इंडिकेटर, जिसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति संकेतक। दोस्तों अगर अब हम ये चर्चा करें कि WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना, या किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। क्लियर है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और आर्थिक सलाहकार कार्यालय को कहेंगे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? WPI को जारी किया जाता है। और इस WPI में घरेलू बाजार में थोक बिक्री के लिए प्रथम बिंदु पर किए जाने वाले, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल, ये सभी लेन देन शामिल होते हैं। तो इन सभी तथ्यों को आप WPI के रिस्पेक्ट में अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी और करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? और हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, असम या नागालैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों असम। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों में अगर राज्यों की क्रम की बात करें तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश राज्य का, जहां पे क्या है? 10 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद दूसरा स्थान है अंडमान निकोबार का, जहां 9 राष्ट्रीय उद्यान है। और तीसरे स्थान पर अब काबिज होगा असम, जहां पर अब 7वें राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। और ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी INS चक्र को किस देश को वापस कर रहा है? और हमारे विकल्प हैं रूस, अमेरिका, फ्रांस या कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों रूस। दोस्तों यह पनडुब्बी जिसकी हम बात कर रहे हैं अर्थात INS चक्र वर्ष 2012 में रूस से किराए पर ली गई थी, जिसे अब हम क्या करने वाले हैं? उन्हें वापस करने वाले हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पंजाब। दोस्तों स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है पंजाब को पहला स्थान प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर था पंजाब का ही एक शहर चंडीगढ़, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे हम UNGA कहते हैं, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं हान्ना क्लेन, लॉरी मुनरो, अब्दुल्ला शाहिद या उमेश महावीर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद। दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद जी मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्हीं को UNGA का अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। हमारा 18वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं सितंबर 2021, अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 या दिसंबर 2021। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नवंबर 2021। दोस्तों यह गरीब कल्याण योजना जब कोरोना के बाद प्रथम लॉकडाउन लगा था देश में, उसी समय अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई थी, ताकि
कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण जनजीवन को सहारा दिया जा सके। इस योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क 5 किलो चावल या गेहूं प्रदान किया जाता है और इस योजना के अंतर्गत बहुत से प्रावधान किए गए हैं जिसको आप यहां से अध्ययन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थी हो सकते हैं, तो सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 80 करोड़ मानी गई है, तो इस चीज को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। हमारा 19वां प्रश्न है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? और हमारे विकल्प हैं हरियाणा, गुजरात, मुंबई या अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों वाटर ब्यूरियल क्या है? मोनप्पा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास बनाई गई एक दिलचस्प कहानी है और इस फिल्म को ही 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं भारत, रूस, पाकिस्तान या नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों भारत। दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लेकर आता है। दोस्तों अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? तो 193 देश शामिल हैं और 2 ऑब्जर्वर देश हैं। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? और हमारे विकल्प हैं इनोवेशन सुरक्षित अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज अभियान या घर सवेरा अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। दोस्तों यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण है। इस अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह अभियान किनके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। और कैसे जिलों में लागू किया गया है? तो देश के 112 आकांक्षी जिलों में। क्लियर है दोस्तों? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे आने वाले सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक करंट अफेयर्स को अलग अध्ययन करते हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अलग अध्ययन करते हैं। और दोस्तों एक चीज आपको फिर से याद दिला दूं कि टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए संस्थान के इस नंबर पर या तो हमें व्हाट्सएप कीजिए या आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।